चलिए, तो बेटा लास्ट क्लास में ना मैंने आपके साथ टॉपिक करा था चैप्टर नंबर 1 पब्लिक फाइनेंस में। और जो पब्लिक फाइनेंस का चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 था फिस्कल फंक्शन। और इसमें मैंने आपको बताया था कि रिचर्ड मस्ग्रेव ने अपनी बुक द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस में गवर्नमेंट के 3 बेसिक फंक्शन बताए थे। नंबर 1 था एलोकेशन फंक्शन, जिसमें बोला था भाई रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। अगर आपने मार्केट को अकेले छोड़ दिया प्राइवेट सेक्टर पे, तो वो रिसोर्सेज का इनएफिशिएंट या मिस एलोकेशन करेंगे, जिसकी वजह से अंडर प्रोडक्शन या ओवर प्रोडक्शन होगा, जिसकी वजह से मार्केट फेलियर होता है। सेकेंड होता था रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। बेटा ये बोलता था कि आपको इकोनॉमी में अगर प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ दिया, इकोनॉमी को अपने हाल पे छोड़ दिया, तो प्रॉब्लम ये होगी कि आपका जो है ना इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ जो है वो बढ़ जाएगा। मतलब अमीर और अमीर होंगे, गरीब और गरीब होंगे, और ये प्रॉब्लम गड़बड़ होती रहेगी। तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करके रीडिस्ट्रीब्यूट करना होता है। और वो कैसे करती थी? गवर्नमेंट रिच क्लास पे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाती थी और पुअर क्लास को सब्सिडीज, अनएम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ये सारी चीजें बेनिफिट्स की फॉर्म में देती थी। इसके बाद मैंने आपको बताया था थर्ड फंक्शन विच इज अ मैक्रो इकोनॉमिक फंक्शन, और इसे बोलते थे स्टेबलाइजेशन फंक्शन। बेटा स्टेबलाइजेशन फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि अगर इकोनॉमी में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन आया, और अगर आपने मार्केट को अपने हाल पे छोड़ रखा है प्राइवेट सेक्टर पे, तो वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन फॉर अ लॉन्गर पीरियड चलेगा और उसके बहुत एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, मतलब बहुत हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और एक्सपेंशन के टाइम पे उसे नीचे लाती है और कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे इकोनॉमी को ऊपर लाती है और एक स्टेबिलिटी मेंटेन करती है बाय द हेल्प ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ऑब्वियसली मॉनेटरी पॉलिसी हमने लास्ट क्लास पढ़ा था, तो इसमें ज्यादा ड्रामे नहीं थे, मेन थी फिस्कल पॉलिसी। और बहुत सिंपल, मैंने अच्छा सा एक नोट लिखवाया था फिस्कल पॉलिसी में। बेटा अगर एक्सपेंशन का फेज है तो सरकार बनाती है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, जिसमें वो खर्चा कम करती है, बजट आता है सरप्लस। अगर कॉन्ट्रैक्शन का फेज है तो बेटा गवर्नमेंट जानबूझ के बनाती है एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी, मतलब खर्चा ज्यादा करती है, यानी डेफिसिट बजट बनाती है, और ऐसे वो प्राइस स्टेबिलिटी करती है। आई होप यहां तक कोई दिक्कत ना हो। किसी बच्चे को बेटा अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज यहां तक बताएगा। अब आज इसमें कनेक्ट करना है, नहीं लिखना तो है नहीं। हाँ, बस सुनना है, तभी मैं बोल रहा था आगे आगे, ताकि यहाँ तू देख। अच्छा वहां पर। अब आज जो हमें टॉपिक करना है ना बेटा, वो आपको पहले से थोड़ा तो पता है, और आज हम इसे और अच्छे से थोड़ा जानेंगे। अब जरा समझो टॉपिक क्या है। उसके आगे भाई आपको वहां से ऑन करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है ये वहां से ऑन नहीं है। लाइट देखिए कौन सी आ रही है इसमें। हो गया होगा, थोड़ा आ जाओ। चलिए चलिए। अब समझने की कोशिश करिएगा बेटा। अब आपको टॉपिक पढ़ना है और टॉपिक का नाम है मार्केट फेलियर। टॉपिक का नाम क्या है? मार्केट फेलियर। बेटा मार्केट फेलियर वर्ड आपके लिए पूरा ऐसा तो है नहीं कि नया है, आपने ऑलरेडी ये वर्ड कहीं पे तो सुना है। अब मैं बताता हूं कहां पे सुना है मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, जब मैंने आपको अलोकेशन फंक्शन करवाया था। जब मैंने आपको अलोकेशन फंक्शन करवाया था, तब मैंने मार्केट फेलियर का डिस्कशन करा था। और समझना मार्केट फेलियर क्या होता है, आपको ऑलरेडी पता क्या? जब सरकार अलोकेशन फंक्शन में प्रॉब्लम होती है, जैसे मतलब आपने अगर मार्केट को अपने हाल पे छोड़ दिया, तो हमें पता है प्राइवेट सेक्टर रिसोर्सेज का क्या करेगा? मिस एलोकेशन एंड इनएफिशिएंट यूज, जिसकी वजह से कुछ गुड्स जिसमें उसे प्रॉफिट ज्यादा होता है उनका ओवर प्रोडक्शन होगा, और कुछ गुड्स जो अच्छे हैं लेकिन उनका प्रॉफिट मार्जिन कम है, उनका क्या होगा? अंडर प्रोडक्शन। और जब गुड्स का ओवर या अंडर प्रोडक्शन होता है ड्यू टू मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, तब सिचुएशन आती है मार्केट फेलियर की। किसकी? मार्केट फेलियर की। बस यही बात है। तो पहले सबसे पहले हम मार्केट फेलियर का मीनिंग देखेंगे। क्या क्या अभी तो चल रहा है।
भाई, एक मिनट जो सबसे पहले मार्केट फेलियर क्या होता है देखो मैं आदि भाई मीनिंग ऑफ मार्केट फेलियर जो आपको बताया बेटा वही है, बस हाईलाइट कर रहा हूं पॉइंट्स। मार्केट फेलियर क्या है आदि भाई, एक तरह की सिचुएशन। मार्केट फेलियर है सिचुएशन वेयर फ्री मार्केट, बेटा फ्री मार्केट क्या होती है, एक ऐसी मार्केट जहां पे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होता, प्राइवेट कंट्रोल है। ऐसी सिचुएशन जहां पे फ्री मार्केट लीड्स टू, क्या करती है फ्री मार्केट, मिस एलोकेशन ऑफ सोसाइटीज स्केर्स रिसोर्स, जो रिसोर्सेज कम है ऑलरेडी उनका मिस एलोकेशन करते हो। इसकी वजह से या तो ओवर प्रोडक्शन होता है गुड्स का, या फिर अंडर प्रोडक्शन होता है गुड्स का ऑफ गुड्स एंड सर्विस, लीडिंग देम टू लेस देन ऑप्टिमल आउटकम। मतलब जितना हमें आउटकम चाहिए उससे आउटकम क्या होगा, कम। जो लेवल पे हमें रहना है उससे कम या उससे ज्यादा हो जाएगा, और दोनों ही बेकार है। तो यहाँ पे मिस एलोकेशन का, मार्केट फेलियर का मतलब बेटा याद रखना, ये क्या है, एक तरह की सिचुएशन जहां पे फ्री मार्केट क्या करती है, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्या करती है, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। और प्राइवेट सेक्टर के मिस एलोकेशन की वजह से क्या हो जाता है, ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और हम ऑप्टिमम लेवल, जो बेस्ट लेवल है इससे कम या उससे ज्यादा पे रहते। आई होप दिस इज क्लियर। अब मार्केट फेलियर क्यों होता है, उसके रीजंस, ये भी हमने लास्ट क्लास एलोकेशन फंक्शन के टाइम पे आपको पढ़ाया था। अगर आप एलोकेशन फंक्शन वाले नोट्स में पढ़ोगे तो वहां पे ये लिखा हुआ था, व्हाई डू मार्केट फेल। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। अब हमें देखना है कि मार्केट फेलियर क्यों होता है। तो आदि भाई मार्केट फेलियर के मेजर 4 रीजन है, ठीक है। सबसे पहला है मोनोपोली पावर। आप एलोकेशन वाले चैप्टर में जाओगे तो आपको वहां करवाया था मैंने टॉपिक, मार्केट या मोनोपोली पावर। मैंने बताया था कि मोनोपोली जो होती है ना, वो अपने गुड्स का जानबूझ के अंडर प्रोडक्शन करती है ताकि वो प्राइस का चार्ज कर पाए हायर, है ना, याद है वही चीज। सेकंड था एक्सटर्नैलिटीज, ये पहले भी रिपीट हुआ था, मैंने बोला था छोड़ दो अभी बाद में समझाऊंगा। तो एक्सटर्नैलिटीज एक रीजन है। थर्ड होता है बेटा पब्लिक गुड्स, ये हम देखेंगे। और फोर्थ मार्केट फेलियर का रीजन है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। तो मार्केट फेलियर के 4 रीजन है, पेपर में आ सकता है, इनमें से कौन सा मार्केट फेलियर का रीजन नहीं है। 4 रीजन है, कौन कौन से, मार्केट या मोनोपोली पावर, सेकंड क्या है एक्सटर्नैलिटीज, थर्ड क्या है पब्लिक गुड्स, और फोर्थ क्या है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। हाँ ये भी पढ़ा कल। पब्लिक गुड्स को हमने पढ़ा क्या पढ़ा था, पब्लिक गुड्स को पढ़ा था कलेक्टिव एंड मेरिट गुड्स। अगर आप एलोकेशन फंक्शन में आओगे तो ये पॉइंट ने पहले ऑलरेडी कर रखा है। ये रहा पहला देख मोनोपोली पावर, दूसरा कलेक्टिव और मैनेज गुड्स को ही पब्लिक गुड्स बोलते हैं, फिर एक्सटर्नैलिटीज आ गया, और आपका जो है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। 4 पॉइंट है, हमने ऊपर हमने देखे हुए। अब हमें अच्छे से पढ़ने क्या होता है, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करो बेटा पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है मोनोपोली या मार्केट पावर। अब देखो ये क्या बोलता है, मोनोपोली पावर या मार्केट पावर। समझना, ये कहता है कि जनरली जो मार्केट होती है ना, हमेशा वो मार्केट होती है बेटा इम्परफेक्ट कंपटीशन। क्या होती है, आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन तो एग्जिस्ट नहीं करता, एक्चुअल में कौन एग्जिस्ट करता है, इम्परफेक्ट, उसमें मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक ओलिगोपोली। अब इस पॉइंट ने बोला अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन में किसी फर्म के पास मोनोपोली पावर है, कैसी पावर है, मोनोपोली पावर होने का मतलब क्या है कि वो एक सिंगल डोमिनेटिंग सेलर है। क्या है बेटा, सिंगल डोमिनेटिंग सेलर। अब इस पावर में होता क्या है सुनो, आपको पता है ना, मैंने वैसे तो पढ़ा है, मोनोपोली के केस में उसे, अगर आपको याद हो, लॉन्ग रन में हमेशा एबनॉर्मल प्रॉफिट होता था। आपको याद है मार्केट के बाद मैंने एक चैप्टर कराया था जिसमें मैंने कर्व ही बनाता चला था। उसमें मोनोपोली में आते ना शॉर्ट रन में होता था अबनॉर्मल प्रॉफिट या लॉस, लॉन्ग रन में हमेशा क्या होता था, एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट परफेक्ट कॉम्पिटिशन में लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में भी लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होता था। अगर आपको डायग्राम वाले चैप्टर निकालना हो याद करना, मैं बता रहा हूँ दोबारा सुन लो। मोनोपोली को हमेशा लॉन्ग रन में क्या होता है,
एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट कब होता था बेटा? जब उसका एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन क्या होता था? एवरेज कॉस्ट। रेवेन्यू ज्यादा होगा, कॉस्ट कम होगा, तभी इक्वल में क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट, और लेस में क्या होता है? लॉस। तो अच्छा, इसको क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, जब उसका प्राइस ज्यादा होगा किससे? एवरेज कॉस्ट। क्योंकि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, हमने पढ़ा था रेवेन्यू वाले चैप्टर में। बेटा अब यही गेम है सारा, समझो। जनरली हर मार्केट इम्परफेक्ट कंपटीशन होती है, और अगर उस मार्केट में कोई मोनोपोली एग्जिस्ट कर रही है, सिंगल डोमिनेटिंग सेलर, तो उसे लॉन्ग रन में अबनॉर्मल प्रॉफिट कमाना है, और वो तब मिलेगा जब उसका प्राइस क्या होगा? ज्यादा। अब मोनोपोली वाले बंदे क्या करते हैं, इस प्राइस को हाई मेंटेन करने के चक्कर में वो जानबूझ के बेटा गुड्स का क्या करते हैं? अंडर प्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? अंडर प्रोडक्शन करते हैं, सो दैट वो प्राइस क्या चार्ज कर पाए? हाई। और अंडर प्रोडक्शन से ही तो मार्केट फेलियर होता है, या तो अंडर हो जाए या ओवर हो जाए किसी भी रीजन से, क्योंकि अंडर प्रोडक्शन रहा है, दैट्स व्हाई मार्केट फेलियर होता है। तो आपको बस इतना याद रखना है, मार्केट जनरली कैसी होती है? इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट में अगर कोई मार्केट है जिसमें क्या है, किसी तरह की मोनोपोली, मतलब सिंगल डोमिनेटिंग सेलर है, तो उसे लॉन्ग रन में अबनॉर्मल प्रॉफिट कमाना है, जिसके लिए एवरेज रेवेन्यू शुड बी मोर देन द एवरेज कॉस्ट, जिसके लिए प्राइस को क्या रखना पड़ेगा? हायर। और प्राइस हायर तभी रख पाओगे जब आप गुड्स की सप्लाई को लिमिटेड कर दोगे। अगर आप सप्लाई बहुत ज्यादा करोगे तब तो वो प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल है, तब तो प्राइस हल्का रहेगा। प्राइस ज्यादा रखने के लिए वो जानबूझ के लिमिटेड स्टॉक्स बनाते हैं। लाइक सबसे बेस्ट एग्जांपल आईफोन, लाइक सबसे बेस्ट एग्जांपल जॉर्डन, स्नीकर्स, जिनको नॉलेज होगी, जॉर्डन है। अब जॉर्डन जो है, ऐसा नहीं है नाइकी नहीं बना सकता, वो कितनी बना सकता है, लेकिन जॉर्डन एक जूता है जिसका नाम है एयर जॉर्डन एक्स डियोर। बेटा ये पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ 2100 पेयर हैं, पूरे वर्ल्ड में 2100 पेयर। अब इस 2100 पेयर को बना के, डियोर एक ब्रांड है, जॉर्डन एक ब्रांड है, दोनों का कोलैब है, इतनी हाइप हो गई मार्केट में कि ये जूता एटलीस्ट 7 to 9 लाख का मिलता है। 7 to 9 लाख एक जूते के लिए। रणबीर कपूर पहनता है, और भी इंडिया में काफी लोगों के पास है, बट 7 to 9 लाख का जूता। और जूते की जो एमआरपी है, वो एमआरपी नॉर्मल है, एमआरपी नॉर्मल होगी 1-2 लाख रुपए, मतलब ये भी खैर एक्सपेंसिव है, बट 1-2 लाख रुपए। और ये हाइप होते 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 यहाँ पहुंच गया। उन्हें पता है ना, उन्हें पता है जब हम लिमिटेड बनाएंगे और लोगों को पसंद आएगी चीजें, तो लोग ओवर प्राइस देने लग जाएंगे, और डिमांड इनलास्टिक है भाई। तो यहाँ पे ये सीन है। तो ये अंडर प्रोडक्शन करते हैं जान के, 2100 पेयर बना रहे हैं ताकि प्राइजेस क्या चार्ज कर पाए? हाई। दिस इज कॉल्ड मोनोपोली पावर। और दिव्यम भाई, मोनोपोली पावर जो है वो पहला रीजन है मार्केट फेलियर होने का। ठीक है, ये चीज आपको, ये जो ये काटा हुआ है ना, ये ऐसे मत लिखना कि जो मैंने ऐसे लिखवाया ऐसे लिखना। ठीक है, तो ये अभी मैं दिखा दूंगा सारी फोटोज, मैं भेज दूंगा ग्रुप पे, टेंशन मत लेना। अब सबसे पहले आते हैं अपन मोनोपोली पावर पे। अब देखो जो हमने बताया है उसे रीड करवा रहा हूँ फटाफट देख लेना। सर फिर इस मोनोपोली को गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट क्यों नहीं करती? बेटा इंडिया में बेटा मोनोपोली रिस्ट्रिक्ट हो जाती है ना इंडिया में। इंडिया में तो रेस्ट्रिक्टेड है, जो बाहर की कंट्रीज में मोनोपोली में रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती। और अभी ना हम इसमें गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस करेंगी, बिल्कुल करेंगे मोनोपोली में। मैंने तो बोला नहीं रेस्ट्रिक्ट नहीं करती, करती है बिल्कुल। लेकिन अभी मैं पढ़ा रहा हूँ मार्केट फेलियर क्यों होता है। अब इसी के बाद हमारा टॉपिक आएगा, जैसे अगला टॉपिक जो है वो देखो क्या है, आप हेडिंग पढ़ना, हेडिंग पढ़ते आप समझ जाओगे। वो है गवर्नमेंट कैसे मार्केट फेलियर को करेक्ट करेगी। तो वो मार्केट पावर या मोनोपोली पावर को मिनिमाइज करेगी। अब हम देखेंगे अगले चैप्टर में कि कैसे ठीक करेगी। अभी तो ये पढ़ रहे कि ऐसा होता है इसलिए मार्केट फेल होता है। अब सरकार अब इसे ठीक करने के लिए अपने आप रोल प्ले करेगी, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आप ज्यादा इस पे मत जाओ कि ठीक कैसे होगा, प्रॉब्लम को समझो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। आदि भाई आ जाओ, पहला पॉइंट। पहला पॉइंट है बेटा मार्केट पावर और मोनोपोली पावर। अब समझो, देखो कह रहे मार्केट पावर और मोनोपोली पावर इज द एबिलिटी of a firm to profitably raise the market price over its marginal cost। तो मार्केट पावर या मोनोपोली पावर क्या है कि एक फर्म जो है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को, अपने प्राइस को रेज कर सकती है अपनी कॉस्ट से ज्यादा। दे आर अर्निंग पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट, और वो क्या अर्न करेंगे? पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट। मार्केट पावर कैन कॉज मार्केट टू बी इनएफिशिएंट बिकॉज वो प्राइस क्या रखता है बेटा? हायर। और उसके लिए वो आउटपुट को क्या लगते हैं?
lower. Then the outcome of equilibrium of demand and supply head to, इससे क्या होता है बेटा, और उससे क्या हो जाता है मार्क। आपको कुछ याद नहीं करना, ये पहले इंटरमीडिएट में होता था कि याद करके लिखना होता, आपको बस इतना याद है कि ये मार्केट पावर क्या होता है, एक फर्म की एबिलिटी कि वो प्राइस से ज्यादा कॉस्ट से ज्यादा प्राइस चार्ज कर पाए, और ये करने के लिए वो क्या करते हैं, प्राइस हायर रखते हैं, जिसके लिए वो क्या करते हैं, अंडर प्रोडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट। दैट्स इट, दिस इज योर पॉइंट नंबर 1 व्हिच इज कॉल्ड मार्केट या मोनोपोली पावर। ये बात समझ आई 100% पक्का। अब मैं आता हूं पॉइंट नंबर 2 पे, इसमें आपको टाइम लगेगा समझने में, ध्यान से समझना। ऑल्दो आपने 12th में पढ़ा हुआ है, लेकिन दिव्यम बेटा तू प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनियो, ये टॉपिक एकदम बढ़िया है। सुनो, सेकंड पॉइंट आता है बेटा एक्सटर्नैलिटीज। सेकंड पॉइंट क्या है, एक्सटर्नैलिटीज। अब ये क्या होता है पहले मैं अपने लेवल पे समझा देता हूं। दिव्यम एक्सटर्नैलिटीज का मतलब क्या होता है, सुनो। एक्सटर्नैलिटीज, बेटा एक्सटर्नैलिटीज का मतलब होता है बेनिफिट्स और हार्म। हार्म बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। कोई भी बेनिफिट या कोई भी कॉस्ट जो एक इंडिविजुअल या फिर फर्म देता है सोसाइटी को, सोसाइटी को मतलब अदर्स को, अदर पीपल को, कोई भी बेनिफिट और कोई भी हार्म जो एक फर्म और इंडिविजुअल देता है अदर्स को, बट बट फॉर विच दे आर नॉट पेड और पेनलाइज्ड। अब दिव्यम मुझे पता है बेटा तुझे समझ नहीं आया, एग्जांपल दूंगा तभी समझ आएगा, बस इतना याद रखना, कोई भी बेनिफिट या कोई भी हार्म, मतलब आदि पहली बार एक्सटर्नैलिटी जो है ना वो बेनिफिट के लिए भी हो सकती है। बेनिफिट क्या हो गया, एक पॉजिटिव हो गया, और हार्म क्या हो गया, एक नेगेटिव हो गया। तो एक्सटर्नैलिटी दोनों पर्पस के लिए होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, बेनिफिट हार्म। कोई भी बेनिफिट हार्म जो एक इंडिविजुअल या फर्म अदर लोगों को दे रहा है और बेनिफिट देने के बदले उसे पैसे नहीं मिल रहे, या हार्म देने के बदले उसको कोई पैसे देने नहीं पड़ रहे, मतलब वो बेनिफिट और हार्म तो दे रहा है एनवायरमेंट को, सोसाइटी को, लेकिन उसको ना बेनिफिट देने के बदले पैसे मिल रहे हैं, ना हार्म पहुंचाने के लिए पैसे कट रहे हैं, ना ही नॉट फॉर विच दे आर नॉट पेड और पेनलाइज। सर क्या मतलब, एग्जांपल देता हूं बेटा, मान लीजिए मैं एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, स्टील बनाता हूं। अब जब मैं स्टील बना रहा हूं तो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं स्टील का, उससे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो रहा है ना। लेकिन स्टील बनाने के प्रोसेस में मेरी फैक्ट्री से बहुत ज्यादा एयर एंड वाटर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन हो रहा है स्टील बनने से, और वाटर में भी मैं वाटर बॉडीज में फेंक देता हूं, उससे मछलियां खराब होती है, बहुत सी। अब एक बात बताओ, क्या मैं एनवायरमेंट और सोसाइटी को कोई हार्म दे रहा हूं, दे रहा हूं ना, एक एडिशनल कॉस्ट दे रहा हूं। अब जिस पानी में मैंने वो वेस्ट फेंका, उस पानी को आगे गांव में जाते जाते लोग पीते हैं, उससे नहाते हैं, उससे कपड़े धोते हैं, उनसे उन्हें स्किन में इंफेक्शन हो रहा है, उन्हें लंग्स कैंसर हो रहा है अंदर इंटरनली, तो वो हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में उन्हें कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है। मेरे एक्शन से सोसाइटी को एक हार्म पहुंच रहा है, लेकिन क्या मैं उस हार्म के बदले कोई पेनल्टी भी करा? क्या सरकार जब आएगी तो सरकार ही बोलेगी तुमने इतना एनवायरमेंट, तुमने इतना पोल्यूशन करा, इतना वो करा, इसके बदले तुम 1 करोड़ रुपए दो हमें? ऐसा तो कुछ नहीं है। अब मतलब ऐसा होता है, पोल्यूशन के बदले हम पैसे देंगे, पेनल्टी लगेगी, बाद में गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी इसमें, लेकिन अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं कि होता कैसे। तो बेसिकली मैंने हार्म दिया, अब जब मैंने हार्म दिया तो मुझे उसके लिए कोई पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ रही, तो बेटा मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी ना। तो क्या मैं ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन रोकूंगा या करता रहूंगा? करता रहूंगा, क्योंकि हार्म तो मैं पहुंचा रहा हूं, लेकिन मेरे पे उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आ रहा ना। अगर सरकार बोले नहीं भाई अब जिसने हार्म पहुंचा जब 100 करोड़ रुपए देने हैं, अब मुझे इंपैक्ट होगा, अब मैं ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन क्या करूंगा, कम। लेकिन क्योंकि मुझ पे अभी कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, तो मैं जानबूझ के ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन करता जाऊंगा, और उसकी वजह से ऐसे हार्मफुल गुड्स का ओवर प्रोडक्शन हो जाता। दूसरा देता हूं बेनिफिट का एग्जाम। बेटा मान लीजिए मैं जो है, मैं अपने घर के बाहर एक मस्त सा गार्डन बनाता हूं, मस्त सा गार्डन, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर पेड़ है, ग्रीनरी है,
वहां पे झूले लगाए बच्चों के लिए, बच्चे उस पर खेल रहे हैं, जो सीनियर सिटीजन है वहां पे आते हैं डेली, योगा वोगा एक्सरसाइज करते हैं, तो मेरे एक्शन से सोसाइटी को क्या मिल रहा है? बेनिफिट। इस बार क्या मिल रहा है? बेनिफिट। लेकिन वो पार्क ना पब्लिक पार्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो क्या उससे मुझे कोई पैसा आ रहा है? इसे बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। क्या बोलते हैं? मैंने सोसाइटी को बेनिफिट दिया, लेकिन उसके बदले मुझे पैसे नहीं आ रहा। और सुनना, क्योंकि मुझे कोई पैसा नहीं आ रहा, तो मैं थोड़ा एनकरेजमेंट नहीं मिलेगा मुझे। अगर पैसा आ रहा होता मान लो, तो मैं एनकरेज होता ना, ऐसा एक और पार्क खोलता था, तीसरा भी खोल देता, लेकिन मुझे तो पैसा आ नहीं रहा। मैं सोसाइटी को बेनिफिट दे रहा हूं, लेकिन वो मॉनेटरी टर्म्स में मेरे पास वापस नहीं आ रहा। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। तो ऐसे गुड्स का मैं प्रोडक्शन ज्यादा करता अगर पैसा आता, लेकिन अब क्या करूंगा? अंडर प्रोडक्शन में कहूंगा यार एक ही खोल दिया, पैसे नहीं है मेरे पास। अगर मैं उससे पैसे रिसीव कर रहा होता, तो मैं 2 3 4 5 और ज्यादा खोलता। तो होता क्या है बेटा, नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी दोनों में हम ना मॉनेटरी वैल्यू को एक्सक्लूड कर देते हैं। जो हार्म दे रहा है उस पर पेनल्टी नहीं लग रही, जो बेनिफिट दे रहा है उससे पैसे मिल नहीं रहे, तो इसीलिए नेगेटिव वाले उन गुड्स का ओवर प्रोडक्शन करते थे, और पॉजिटिव वाले को क्योंकि बेनिफिट नहीं मिल रहा मनी मनी फॉर्म में, तो वो उन गुड्स का अंडर प्रोडक्शन। दैट्स वाई, क्योंकि एक्सटर्नैलिटीज को प्रोडक्शन में कंसीडर नहीं करता था, नेगेटिव वाली ना पॉजिटिव वाली, कोई भी कंसीडर नहीं होती, इसलिए उन गुड्स का ओवर या अंडर प्रोडक्शन होता है। अब ये एग्जैक्टली कैसे होता है मैं भी बताऊंगा एग्जांपल से, प्रॉपर वे में, पर अभी मैं बस मतलब समझा रहा हूँ एक्सटर्नैलिटीज का। ओवर अंडर प्रोडक्शन में मैं दोबारा आऊंगा अभी, पर बेटा पहले आई होप एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्लियर हो, एक्सटर्नैलिटी की डेफिनेशन क्लियर हो। आई रिपीट, कोई भी बेनिफिट और हार्म जो एक इंडिविजुअल या फर्म किसको देगी? सोसाइटी को। बट बेनिफिट देने के बदले उसको पैसा नहीं आ रहा, और हार्म देने के बदले उससे पैसा नहीं जा रहा, पैसे का कोई लेन देन ही नहीं होता। चलो अब थोड़ा देखते हैं एक्सटर्नैलिटी को क्या बोल रहा है। दिव्यम भाई क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे सबको बेटा क्लियर है? महक, आरुष, योग, पार्थ, भूमिक, कार्तिक, सोनम, समर। यस सर। अब देखो भाई, एक्सटर्नैलिटी बेसिक्स, पहले डेफिनेशन दिए सबसे पहले। क्या बोल रहा है? समटाइम्स एक्शंस ऑफ आइदर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, कोई भी हो सकता है। अभी हम देखेंगे कैसे। रिजल्ट इन, या तो क्या दे दे वो, कोई हार्म या कॉस्ट, या क्या दे दे? बेनिफिट, दैट डू नॉट रिफ्लेक्ट एज पार्ट ऑफ द मार्केट प्राइस, और आप उसे प्राइस में कंसिडर नहीं करते, आप उसकी कंसिडरेशन नहीं करते। आप एयर पोल्यूशन कर रहे हो, वाटर पोल्यूशन कर रहे हो, लेकिन आप उसे कंसिडर नहीं करते, क्योंकि आपकी जेब में कोई इंपैक्ट नहीं बढ़ रहा ना। अगर जेब में इंपैक्ट पड़ेगा तो आप कंसिडर करोगे, यार हम पे तो इसे बनाने में पेनल्टी लग रही है, तो आप ऐसे कुछ का क्या करोगे? कम प्रोडक्शन करोगे। बट क्योंकि पेनल्टी लग नहीं रही, तो आप ओवर प्रोडक्शन करो दवा के। तो कह रहे कई बार बेनिफिट और हार्म आप किसी और को देते हो, और उसका आप मार्केट प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं करते। Such costs or benefit which are not accounted for by the market price are called externalities, because they are external to the market. हम इसे मार्केट प्राइस में कंसिडर नहीं करते, यही गड़बड़ हो जाती है बेटा। एक्सटर्नैलिटीज को हम स्पिल ओवर सॉरी स्पिल ओवर इफेक्ट बोलते हैं। स्पिल ओवर मतलब फैल जाता है, करता कोई और है भरता कोई और। स्पिल ओवर इफेक्ट, या फिर नेबरहुड इफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि हम स्टील तो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, लेकिन उसका हार्म किसको पहुंच रहा है? मेरे नेबर्स को। तो स्पिल ओवर इफेक्ट बोलते हैं, नेबरहुड इफेक्ट बोलते हैं, थर्ड पार्टी इफेक्ट बोलते हैं, या फिर साइड इफेक्ट बोलते हैं। ये सारे एक्सटर्नैलिटी किसके नाम है? और लास्ट पॉइंट बेटा, एक्सटर्नैलिटी दो तरह की होती है, एक होती है रेसिप्रोकल, और बेटा एक होती है यूनिडायरेक्शनल। जैसे क्या मतलब सर? समझाओ बेटा। देखो एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको नीचे एग्जाम्पल भी दिया है। जैसे मान लो रेसिप्रोकल और यूनिडायरेक्शनल में एक एक एग्जाम्पल दिया है। रेसिप्रोकल में हमारे पास एक बेटा वर्कशॉप है, और वर्कशॉप में कॉन्टिन्यूसली काम चल रहा है, जिससे क्या हो रहा है? नॉइस पोल्यूशन। क्या हो रहा है? और बगल में एक है बेकर वाला, वो कॉन्टिन्यूसली काम कर रहा है, और वो क्या फैला रहा है? एयर पोल्यूशन। वो बेकिंग कर रहा है, बेकिंग में एयर पोल्यूशन होगा भाई, लकड़ियां वकड़ियां जला रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है? वर्कफोर्स वाला उसको नॉइस पोल्यूशन दे रहा है, और बेकर इसको एयर पोल्यूशन दे रहा है। तो यहाँ पे दोनों साइड से एक्सटर्नैलिटी एक्सचेंज हो रही है ना, इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल एक्सटर्नैलिटी। यूनिडायरेक्शनल क्या होती है बेटा? मान लीजिए एक पब है और एक सीए का ऑफिस है,
अब पब वाले जो है बहुत डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट डीजे चलाते, और उस लाउड म्यूजिक से सीए के ऑफिस वालों पे एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। लेकिन क्या सीए के ऑफिस वाले कोई नेगेटिव एक्सटर्नल दे रहे हैं? तो भाई चुपचाप अपना काम कर रहे हैं बिना किसी को डिस्टर्ब करे। तो यहाँ पे सिर्फ पब वाले सीए वाले को नेगेटिव एक्सटर्नलिटी दे रहे हैं ना, कॉज दे रहे हैं भाई हाई म्यूजिक डेली सुनेंगे तो उनका हो सकता है कान में प्रॉब्लम हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज कॉल्ड यूनि डायरेक्शन एक्सटर्नलिटी, एक साइड। ठीक है, तो आई रिपीट एक्सटर्नलिटी क्या होती है, एक बार रिपीट करेंगे। कोई भी बेनिफिट और हार्म, या हार्म की जगह कॉस्ट बोलेंगे, कोई भी बेनिफिट और कॉस्ट जो एक इंडिविजुअल दे रहा है सोसाइटी को, लेकिन वो उसे उसके मार्केट प्राइस में कंसीडर नहीं कर रहा। अब क्योंकि वो मार्केट प्राइस में कंसीडर ही नहीं हो रहा, तभी वो हार्मफुल गुड्स का ओवर प्रोडक्शन कर रहा है, और अच्छे गुड्स जो सोशल वेलफेयर के अच्छे हैं उनका अंडर प्रोडक्शन, क्योंकि उसको मार्केट प्राइस में कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। एक्सटर्नलिटी को स्पिलओवर इफेक्ट, नेबर इफेक्ट, थर्ड पार्टी इफेक्ट, साइड इफेक्ट बोलते हैं। और ये दो टाइप की होती है, यूनिडायरेक्शनल और रेसिप्रोकल। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसको और अच्छे से समझाऊंगा, पर पहले ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा मीटिंग नहीं ज्वाइन करो जल्दी से। हेलो, हेलो भैया नमस्ते। बस ग्रुप पे एक बच्चा लिंक मांग रहा है, ग्रुप पे अपने लिंक फॉरवर्ड कर दो यार, मीटिंग आईडी और पासवर्ड। चलो अब देखो, मिला? इन्होंने ज्वाइन करा होगा ना ऑनलाइन वाले बच्चों ने, भेज दिया ना? बढ़िया। अब सुनना बेटा ध्यान से। आदि भाई एक्सटर्नैलिटीज जो है ना, वो होती है दो तरह की। अबे नहीं नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो तो हो गया। दो टाइप की, एक होती है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, और एक होती है बेटा क्या, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, ठीक है बेटा। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी जो होती है ना, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, पहली बात आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि ये एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है, मतलब इसमें सामने वाले पर्सन को क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। और ये जो है ना, ये एंगेज होती है या तो प्रोडक्शन से या फिर कंजम्पशन से। अब ये आपके लिए एक नई चीज है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी भी दो टाइप की होती है, या तो ये एंगेज हो सकती है किससे, प्रोडक्शन से या फिर कंजम्पशन से। तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब आप सोसाइटी को बेनिफिट दे रहे हो। अगर आपके प्रोडक्शन करने से बेनिफिट मिल रहा है तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी प्रोडक्शन वाली है, या फिर आपके कंजम्पशन करने से बेनिफिट मिल रहा है तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है, लेकिन कौन सी वाली। अब आप कहोगे सर ये क्या बोल रहे हो आप, प्रोडक्शन करने से कंजम्पशन करने से, मैं भी बताता हूँ। तो ये या तो प्रोडक्शन करने से हो सकती है, या फिर कैसे हो सकती है, कंजम्पशन। तो ये याद रहेगा, पहला ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है जो सोसाइटी को क्या दे रही है, बेनिफिट, और ये इनकर होती है या तो प्रोडक्शन से या फिर कंजम्पशन से। तो यानी कि यहाँ पे इसके दो टाइप होते हैं बेटा, याद रखना हमेशा। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी के कितने टाइप होते हैं, दो। एक होती है पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, और एक होती है पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। अगर आपके प्रोडक्शन करने से सोसाइटी को बेनिफिट मिल रहा है तो पॉजिटिव प्रोडक्शन, अगर आपके कंजम्पशन करने से सोसाइटी को बेनिफिट मिल रहा है तो पॉजिटिव कंजम्पशन। बेटा पेपर में पक्का क्वेश्चन आएगा, एक एग्जांपल दे देगा आपको कि ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ। एग्जाम्पल मैंने सारे लिख दिए जो पॉसिबल है, सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने। कोई भी एक एग्जाम्पल देगा, कहेगा ये किसका एग्जाम्पल है, तो पहले चेक करना कि बेनिफिट मिल रहा है या कॉस्ट। बेनिफिट मिल रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। फिर आपको चेक करना है कि जो बंदा बेनिफिट दे रहा है उसने प्रोडक्शन करके बेनिफिट दिया या कंजम्पशन करके बेनिफिट दिया, तो वो वैसे डिसाइड होगा। अच्छा इधर आओ जरा, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, बेटा ऑब्वियस सी बात है, ये कैसी एक्सटर्नैलिटी है, नेगेटिव। तो बेटा ये बेनिफिट देगी या कॉस्ट देगी,
ये सामने वाले व्यक्ति को कॉस्ट दे रही है, और ये भी दो तरीके से, या तो आपकी प्रोडक्शन से कॉस्ट, जैसे अब स्टील है, आप स्टील प्रोड्यूस कर रहे थे, उससे लोगों को कॉस्ट मिल रही थी, तो वो क्या होगा, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, है ना। और बेटा आपके कंजम्पशन से भी हो सकता है। अब आपको सर कंजम्पशन से कैसे होता है, बेटा मान लो आदि भाई जो है एक नंबर के सुट्टेबाज है। अब आदि भाई आपने सुट्टा पिया, तो आपने करी कंजम्पशन, और आपके कंजम्पशन से जो आपके आसपास लोग थे उन्होंने भी तो पैसिव स्मोकिंग करी। अब तू मेरे सामने बैठ के सुट्टा पिएगा, तो तू तो पी रहा है, लेकिन धुआं तो मेरे लंग्स में भी जाएगा ना, पैसिव स्मोकिंग जिसे बोलते हैं। तो ये क्या है, तेरे कंजम्पशन से मुझे कॉस्ट मिल गई। इफ दिस इज कॉल्ड नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। तो ये भी दो टाइप की होती है बेटा, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी भी दो टाइप की होती है। अभी हम देखेंगे जब नोट्स में जाएंगे अच्छे से। एक होती है नेगेटिव प्रोडक्शन, अभी आप नोट मत करना, इसे मैं अच्छे से कराऊंगा। एक होती है नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, और एक होती है नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। सही है सर, तो बस यही है सर हिसाब। अभी इसका फर्दर दो दो डिवीजन और है, पर अभी हम देखेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं आपको डेफिनेशन बनाऊं, तो देखो यहाँ पे क्या हो, पहली बात, आदि भाई ये क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो ये बेनिफिट देगी, हम देगी, बेनिफिट देगी, लेकिन ये इनकर किससे हुई है, प्रोडक्शन से या कंजम्पशन से ना, ये वाली ये प्रोडक्शन से अराइज हुई है। कैसे हुई है, आपके प्रोडक्शन करने से किसी को बेनिफिट मिला। अच्छा, ये पॉजिटिव कंजम्पशन में क्या होगा, ये भी एक पॉजिटिव है, इसमें भी क्या मिलेगा, बेनिफिट ही मिलेगा, लेकिन ये किससे हुआ है, आपके कंजम्पशन करने से अराइज हुआ, मतलब आपके कंजम्पशन से किसी को वो मिल रहा है। सेम यहाँ पे देखो, ये कैसी है, नेगेटिव, ये भी कैसी है, नेगेटिव, इसमें क्या मिलेगा, कॉस्ट, इसमें भी क्या मिलेगा, कॉस्ट, लेकिन ये अराइज हुई है किससे, आपके प्रोडक्शन से किसी को कॉस्ट मिल रहा है, और यहाँ पे आपके कंजम्पशन से किसी को कॉस्ट मिल रहा है। ठीक है, पक्की बात। अभी बताओ कंजम्पशन से बेनिफिट कैसे मिलेगा, बेटा इसने एक क्वेश्चन उठाया, सर कंजम्पशन से बेनिफिट, इसका एग्जांपल दे दो, मैं वैसे देता हूँ। बेटा मैंने ना जिम ज्वाइन कर लिया, जिम ज्वाइन, ठीक है, अब जब मैं जिम ज्वाइन करूंगा, हेल्थ की तरफ ध्यान दूंगा, तो मैं कंजम्पशन कर रहा हूं, अच्छा खा रहा हूं, अच्छा पी रहा हूं, कंजम्पशन। तो मैं जब अपने ऑफिस जाऊंगा, क्लास लेने जाऊंगा, तो मैं पढ़ाऊंगा, तो मैं एफिशिएंसी कैसी रखूंगा, मतलब मेरा काम कैसा होगा, अच्छा, अच्छी हेल्थ है भाई, हेल्दी हूं लेबर, जब हेल्दी लेबर होगा तो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट ज्यादा करेगा कम करेगा, मतलब मेरे कंजम्पशन से, मैं जिम जा रहा हूं, उस कंजम्पशन से मैं अदर लोगों को, अपनी कंपनी को, अपने इंस्टीट्यूट को ज्यादा प्रोडक्शन करके दे रहा हूं ना। तो दिस इज पॉजिटिव कंजम्पशन। मेरे कंजम्पशन करने से आपको अच्छा मिल रहा है। या फिर एक और एग्जांपल, बेटा मैंने कोविड का टीका लगा दिया, जो पहले नहीं तब प्रिकॉशंस के लिए लग रहे थे ना, ताकि आपको कोविड ना हो। देखो मैंने वैक्सीन लगा ली, इससे मैं सोसाइटी को बेनिफिट दे रहा हूं ना, अब मेरे थ्रू कोविड ज्यादा फैल नहीं सकता, तो मैंने कंजम्पशन करा, इंजेक्शन लगाया, उससे सोसाइटी को बेनिफिट दे रहा हूं कि भाई मेरे थ्रू तो कोविड नहीं फैलेगा, मैं तो भाई पूरा इंजेक्शन वगैरह लगा, वैक्सीन लग गया था। समझ आते, दिस इज व्हाट पॉजिटिव कंजम्पशन। ये बात समझ आई। तो टोटल कितने होते हैं, चार, पॉजिटिव प्रोडक्शन, पॉजिटिव कंजम्पशन, नेगेटिव प्रोडक्शन, नेगेटिव कंजम्पशन। अब इसके भी दो दो पार्ट है, यही है मैं बस। बेटा एक होती है पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, रिसीव्ड इन प्रोडक्शन। अब जो दूसरा बंदा है ना, मतलब मैंने प्रोडक्शन करा, उससे दूसरे बंदे की प्रोडक्शन में बेनिफिट हुआ। और एक होती है पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, रिसीव्ड इन कंजम्पशन, मेरे प्रोडक्शन से दूसरे की कंजम्पशन में बेनिफिट। अब एग्जांपल दूंगा सबके, इसके भी दो पार्ट, पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी रिसीव्ड इन प्रोडक्शन, और इसका दो पार्ट, पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी रिसीव्ड इन कंजम्पशन। ऐसे ही बेटा इसके भी नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी रिसीव्ड इन प्रोडक्शन, रिसीव्ड इन कंजम्पशन।
नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटेंसिटी रिसीव्ड इन प्रोडक्शन रिसीव्ड, तो रिसीविंग पॉइंट पे भी दो पार्ट दर्ज है, टोटल 8 टाइप होता है एक्सटर्नलिटी। ठीक है, तो सबकी एग्जांपल याद रखने पड़ेंगे। अब मैं स्टार्ट करूँ बेटा, अच्छे से बताऊं, ध्यान से देखना, बहुत इजी है, बहुत एकदम एकदम नकली सा है, पर देखो ध्यान से। अभी आपको सब बता दिया, आप मस्त करोगे एकदम। टाइप्स ऑफ एक्सटर्नलिटी बेटा, पहले कितने टाइप की होती है? नेगेटिव एंड, पहले तो एक बात याद रखो, नेगेटिव में हमेशा क्या मिलेगा? कॉस्ट। पॉजिटिव में हमेशा बेनिफिट। अब करें नेगेटिव में मिलेगी कॉस्ट, पॉजिटिव मिलेगा बेनिफिट। अब देखो नेगेटिव में आता है, नेगेटिव के दो पार्ट, एक होती है नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी, इसमें समझ आ गया? मतलब ये आप किसी को कॉस्ट दे रहे हो और आप क्या कर रहे हो? प्रोडक्शन, आपके प्रोडक्शन से किसी को कॉस्ट मिल रहा है। और नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी मतलब आपके कंजम्पशन से। अब पहले डेफिनेशन देखो, एक याद हो गई तो सारी याद। नेगेटिव प्रोडक्शन ये क्या है? नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इनिशिएटेड कैसे हुई है? प्रोडक्शन करने से। इनिशिएट कैसे हुई है? प्रोडक्शन करने से। जो इंपोज कर रही है क्या? एक्सटर्नल कॉस्ट टू अदर्स। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जो सॉरी इनिशिएट कैसे हुई है? प्रोडक्शन से, जिससे अदर्स को क्या मिल रहा है? एक्सटर्नल कॉस्ट। अब वो कॉस्ट उसे रिसीव हो सकता है या तो कंजम्पशन से, या फिर उसको या तो कंजम्पशन में कॉस्ट मिल रही है या प्रोडक्शन में कॉस्ट। तो इसके फर्दर दो पार्ट, पहला नेगेटिव प्रोडक्शन रिसीव्ड इन कंजम्पशन, या नेगेटिव प्रोडक्शन रिसीव्ड इन प्रोडक्शन। अब देखो पहला नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी, मतलब मेरे प्रोडक्शन करने से एक्सटर्नल कॉस्ट मिल रही है और उस बंदे को जो कंजम्पशन कर रहा है। जैसे बेटा अगर मैंने स्टील प्रोड्यूस करा, स्टील प्रोड्यूस करने से मैं वाटर पॉल्यूशन कर रहा हूं। अब आगे जाके उस नदी से कुछ गांव वाले पानी पी रहे हैं, तो मेरे प्रोडक्शन करने से कोई और बंदा जो खुद को कंज्यूम कर रहा है, उसकी कॉस्ट लग रही है ना, हेल्थ की कॉस्ट गई ना उसकी। अब वो हॉस्पिटल जाएगा, कैंसर हो जाएगा उसको गलत पानी पीने से, हो सकता है उसका पेट खराब हो जाए, हो सकता है उसको कोई और बीमारी हो जाए, हो सकता है उसका फूड पॉइजनिंग हो जाए। द पॉइंट इज व्हाट, मेरे प्रोडक्शन करने से अगर सामने वाले की कंजम्पशन में कॉस्ट सकती है, तो उसे बोलते हैं नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी रिसीव्ड इन कंजम्पशन। आई होप दिस इज क्लियर, पक्का अच्छे से समझ आया? हाँ, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आपको बेटा घर में 2-3 बार जाके पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। आपको घर में जाके बेटा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। दिव्यम समझ आया तुझे? एग्जाम्पल याद रखेगा तो सब समझ आएगा। जैसे मैंने देखो, इंडस्ट्री का अनट्रीटेड वाटर वेस्ट पॉल्यूट करता है वाटर को, जो कॉज करता है हेल्थ प्रॉब्लम फॉर पीपल जो उसमें क्या, या तो उसे पी रहे या फिर उसमें नहा रहे। ठीक है, तो ये क्या? नेगेटिव प्रोडक्शन रिसीव्ड इन कंजम्पशन। अच्छा, नेगेटिव प्रोडक्शन रिसीव्ड इन प्रोडक्शन, सुन, मेरे प्रोडक्शन करने से किसी और के प्रोडक्शन में कॉस्ट आ रही। जैसे मैंने वो स्टील बनाया, वाटर पोल्यूट कर दिया, अब उस वाटर में क्या रहती है? मछलियां। मछलियां सारी मर गई। जब मछलियां मर गई, तो जो उस नदी में मछुआरा होगा बेटा, उसकी प्रोडक्शन तो क्या हो गई? खराब। मछलियां सारी मर गई ना, अब उसका आउटपुट कम हो गया। तो मेरे प्रोडक्शन करने से किसी और की प्रोडक्शन में नेगेटिव कॉस्ट पड़ी ना, दिस इज नेगेटिव प्रोडक्शन रिसीव्ड इन प्रोडक्शन। बेटा क्या ये बात समझ आ रही है? एक बार यार जल्दी बता दो, अगर कोई दिक्कत है मैं दोबारा बता दूंगा। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी में अभी हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी, ऐसी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जो इनिशिएट हुई है प्रोडक्शन में, जो एक्सटर्नल कॉस्ट दे दिया, अब सामने वाला बंदा रिसीव कर रहा है कंजम्पशन या प्रोडक्शन। एज कंजम्पशन में पानी पी रहे बंदे, और एज प्रोडक्शन में इंडस्ट्री अनट्रीटेड वाटर पोल्यूट कर रहा है वाटर को, और जिससे अफेक्ट हो रही है फिश एंड लॉस फॉर फिशरमैन। ऑनलाइन वाले बच्चे में जल्दी बताओ, आरुष, आरती, राशि, भूमि, देवदत्त, दिव्यम, महक, परमीत, समर, सोनम, युग। बेटा नेगेटिव प्रोडक्शन में कोई दिक्कत? नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी में कोई दिक्कत? यस सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो। आरुष तेरे को कोई डाउट है क्या बेटा? चलो क्लियर, नो सर, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं, देखो अगला नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी। अब तुम्हें खुद बताया नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है, इनिशिएट कैसे हुई है? कंजम्पशन से, जो इंपोज करे एक्सटर्नल कॉस्ट अगले बंदे को जो क्या कर रहा है, या तो कंजम्पशन या फिर प्रोडक्शन। अब देखो एग्जांपल, डेफिनेशन तो बस एक याद रखनी है, अपने आप आ जाएगा। अ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इनिशिएट हुई है कंजम्पशन से, जो क्या दे रही है? एक्सटर्नल कॉस्ट दे रही है। किसको? जो रिसीव करा, या तो कंजम्पशन से या फिर, तो इसके दो पार्ट, पहला नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटेंडी रिसीव्ड इन कंजम्पशन, मतलब मेरे कंजम्पशन करने से किसी और की कंजम्पशन में, जैसे
स्मोकिंग सिगरेट्स इन पब्लिक प्लेस कॉज पैसिव स्मोकिंग बाय अदर्स। अब मैं सुट्टा फूक रहा हूं बेटा, छल्ले बना रहा हूं, धुएं धुएं कर दे रहा हूं पूरे रूम में, तो जब मैं कंजम्पशन कर रहा हूं तो मेरे आसपास वाले भी तो एयर को कंज्यूम कर रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं ना, उसमें सुट्टे का धुआं जा रहा है। तो मेरे कंजम्पशन करने से बगल वाले की कंजम्पशन में कॉस्ट पड़ेगी ना, वो तो बेचारा एयर कंज्यूम कर रहा है, लेकिन एयर कंज्यूम के साथ साथ मेरी सिगरेट का धुआं भी उसकी नाक में जा रहा है, जिसकी वजह से उसे भी कैंसर होगा, उसको भी हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, उसे भी लंग, उसके भी फेफड़े वेफड़े खराब हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। तो दिस इज नेगेटिव कंजम्पशन रिसीव्ड इन कंजम्पशन। दूसरा है नेगेटिव कंजम्पशन रिसीव्ड इन प्रोडक्शन, मतलब मेरे कंजम्पशन करने से किसी और की प्रोडक्शन में इफेक्ट आ रहा है नेगेटिव। कैसे? एक्ट बाय अनडिसिप्लिन स्टूडेंट्स टॉकिंग एंड डिस्टर्बिंग टीचर फॉर फ्रॉम मेकिंग इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन। बेटा जैसे इसका एग्जांपल है पार्थ और भूमिक और कार्तिक। अब देखो, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, अब पार्थ भूमिक और कार्तिक तीनों कॉन्टिन्यूसली बात करते रहते। अब देखो, इनकी कंजम्पशन से ये बातें कर रहे हैं, इनको मजा आ रहा है, इनकी कंजम्पशन से मेरी क्लास की प्रोडक्शन इफेक्ट हो रही है ना। कैसे इफेक्ट हो रही है? नेगेटिवली, क्योंकि ये लोग बातें करें तो पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। अब जब इनकी कंजम्पशन से मेरी प्रोडक्शन इफेक्ट होगी, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी रिसीव्ड इन प्रोडक्शन। मेरी तो प्रोडक्शन में इफेक्ट आ रहा है ना, ये हो गया। तो ये होगा बेटा नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के चारों पॉइंट। आई होप दिस इज क्लियर। नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी, इसमें भी दोनों पार्ट है, ठीक है। अच्छा, दूसरी साइड आती है पॉजिटिव वाली। अब देखो पॉजिटिव, पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी। अब डेफिनेशन वही है भाई, बिल्कुल माइनर चेंज। पहला, एक सेकंड यार, पेन मत चलाओ भाई। पहला, आदि आदि ये क्या बेटा? इनिशिएट हुई है किसमें? अभी प्रोडक्शन वाली पढ़ रहे, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है, तो ये क्या प्रोवाइड करेगी? एक्सटर्नल बेनिफिट। किसको? एक ऐसे व्यक्ति को जो रिसीव कर रहा है या तो इन कंजम्पशन या फिर इन प्रोडक्शन। अब पहला आता है पॉजिटिव प्रोडक्शन रिसीव्ड इन कंजम्पशन, मतलब मेरे प्रोडक्शन करने से किसी और के कंजम्पशन को क्या मिला? बेनिफिट। जैसे इंडिविजुअल रेज एन अट्रैक्टिव गार्डन, मैंने अपने घर के बाहर एक मस्त गार्डन बना दिया। अब मैंने प्रोडक्शन करा, गार्डन बनाने में तो मैंने प्रोडक्शन करा ना, मैंने पेड़ लगाए, ये बनाया, वो बनाया, ब्यूटीफुल एकदम। अब जो आसपास लोग जा रहे हैं, जब वो एयर कंज्यूम कर रहे हैं, वहां की सांस ले रहे हैं, तो उन्हें मजा आ रहा है, घर यार कितना अच्छा फ्रेश एयर है। कुछ ऐसे लोग हैं जो उसकी सीनिक ब्यूटी देख के खुश हो रहे हैं, क्या कितना सुंदर गार्डन है। तो मेरे प्रोडक्शन करने से सामने वालों की कंजम्पशन में एक्सटर्नल बेनिफिट ऐड हो रहा है ना। तो दिस इज व्हाट पॉजिटिव प्रोडक्शन रिसीव्ड इन कंजम्पशन, क्योंकि वो सांस ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो दिस इज इंडिविजुअल रेज एन अट्रैक्टिव गार्डन, पर्सन वॉकिंग बाय इंजॉय कर रहे हैं गार्डन को। और दूसरा होता है बेटा पॉजिटिव प्रोडक्शन रिसीव्ड इन प्रोडक्शन। अब देखो, कह रहा है अ कंपनी ऑफर ट्रेनिंग इंक्रीज स्किल्स देयर एम्प्लॉय चेंज जॉब। क्या मतलब? बेटा मान लीजिए एक कंपनी है टाटा, अब टाटा ने एक एम्प्लॉय को हायर करा, मस्त करके उससे स्किल नॉलेज एक्सपर्टीज ट्रेनिंग बढ़िया करके दे दी। तो टाटा वालों ने प्रोडक्शन करा, उसकी स्किल देने में पढ़ाई वढ़ाई करवाई भाई, प्रोडक्शन करा। अब वो एम्प्लॉय 3 साल बाद जॉब चेंज करके रिलायंस पे जा रहा है, तो वो एम्प्लॉय रिलायंस में प्रोडक्शन क्या करेगा? ज्यादा, क्योंकि स्किल सब कुछ मिल गया। तो टाटा ने क्या करा? एक प्रोडक्शन करने, उसने प्रोडक्शन करा और उसका बेनिफिट किसको मिल रहा है? रिलायंस की प्रोडक्शन को मिल रहा है, क्योंकि वो लेबर अब दूसरी जगह जाएगा, वहां अच्छे से काम कर पाए। तो कह रहा है कंपनी ऑफर्स ट्रेनिंग, इंक्रीज करती है स्किल, और फिर एम्प्लॉय ने चेंज कर दी जॉब। तो वो क्या है? प्रोडक्शन पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी रिसीव्ड इन प्रोडक्शन। मैंने प्रोडक्शन करा, मेरा बेनिफिट बाद में रिलायंस की प्रोडक्शन को मिला। लास्ट पॉइंट आता है, ये मैं तुमसे अभी नोट करवाऊंगा भाई, टेंशन मत लेना। अभी नोट करोगे ना तो दिमाग में थोड़ा चीजें बेटर घुसेगी। ये ऐसा पॉइंट है, मैं पहले बता रहा हूँ, बच्चे को एक बार पढ़ के समझ नहीं आएगा, ये पढ़ना पड़ेगा 1-2 बार, तभी आपको क्लियर होगा, और खुद देख देख के अच्छे से। अब देखो, पॉजिटिव कंजम्पशन बता रहा हूं बेटा। पहला, आदि भाई क्या है? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है। अब इनिशिएट कैसे हुई है? आपकी कंजम्पशन करने से क्या देगी दूसरों को? पॉजिटिव है तो बेनिफिट ही देगी। रिसीव्ड कैसे होगा? या तो कंजम्पशन से या फिर, अब देखो, पहला पॉजिटिव कंजम्पशन रिसीव्ड इन कंजम्पशन, या पॉजिटिव कंजम्पशन रिसीव्ड इन प्रोडक्शन। पहला था पॉजिटिव कंजम्पशन रिसीव्ड इन कंजम्पशन, मतलब मेरे कंजम्पशन से किसी और के कंजम्पशन में बेनिफिट जा रहा है। जैसे
बेटा मैं इम्यून हो गया कंटेजियस डिजीज से, मैंने कोविड का टीका लगा लिया। अब मैंने जो टीका लगा, मैंने कंजम्पशन करी, अब दूसरों की कंजम्पशन में बेनिफिट होगा ना। क्या मेरे थ्रू कोविड फैल सकता है किसी को? नहीं। तो कह रहे हैं इफ पीपल गेट इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट कंटेजियस डिजीज दे वुड कॉन्फर अ सोशल बेनिफिट टू अदर एंड प्रिवेंट अदर फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड। तो दिस इज पॉजिटिव कंजम्पशन एक्टिविटी रिसीव्ड इन कंजम्पशन। अच्छा एक और होती है पॉजिटिव कंजम्पशन रिसीव्ड इन प्रोडक्शन। कह रहे हैं मैंने जिम ज्वाइन कर लिया बेटा। क्या ज्वाइन कर लिया? जिम ज्वाइन कर लिया किसी इंप्लॉय ने। अब देखो वो जिम जा रहा है, अच्छा खा रहा है, अच्छा पी रहा है, हेल्थ पे ध्यान दे रहा है, तो कंजम्पशन कर रहा है। कंजम्पशन करने से जब वो ऑफिस जाएगा, ऑफिस में उसकी एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा। तो मेरी कंजम्पशन से मेरे एम्प्लॉयर की प्रोडक्शन में पॉजिटिव बेनिफिट आ रहा है ना। तो दिस इज पॉजिटिव कंजम्पशन रिसीव्ड इन प्रोडक्शन। तो हेल्थ क्लब का इसमें एग्जांपल याद रखना। कह रहा है अगर आपने हेल्थ क्लब ज्वाइन करा एम्प्लॉय ने ऑफ अ फर्म वुड रिजल्ट इन एक्सटर्नल बेनिफिट टू द फर्म। फर्म को क्या मिलेगा? तभी आप बड़े बड़े ऑफिस में जाओगे ना, बिग फोर में, वहां पे बेटा इतना अच्छा ऐसा ऐसा कल्चर होता है ना। जब आप जाओगे, डिलॉइट का तो कल्चर बहुत ही अच्छा है बाकियों से। डिलॉइट में ऐसा होता है, डिलॉइट में एम्प्लॉय बिल्कुल एकदम इतना रिलैक्स एनवायरनमेंट में होता है। ऑब्वियसली ड्यू डेट्स पे तो भाई सबकी भसड़ होती है, वो तो काम करना पड़ता है, लेकिन इतना रिलैक्स एम्प्लॉय होता है। वहां पे टेबल टेनिस लगा हुआ है, पूल लगा हुआ है, स्नूकर लगा हुआ है, ऑफिस के बीच में एकदम चिल माहौल है, खाना पीना ये सब चिल। जिम है, डिलॉइट के अंदर जिम है, आप जाइए जिम करिए, वहीं नहा धो के फिर ऑफिस बैठिए, कोई मना नहीं करेगा आपको। क्यों? उन्हें पता है भाई जब इनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, जब अच्छा खाएंगे अच्छा पिएंगे, कैंटीन फ्री है, खाओ पियो, सैलेड वो जो खाना है, जब ये अच्छा खाएंगे अच्छा पिएंगे तो प्रोडक्शन में भी क्या करेंगे? अच्छा काम करेंगे ना। ये चीज हो जाती है। तो यहाँ पे आपको टोटल 8 पॉइंट याद रखने हैं। आई रिपीट, पहला नेगेटिव प्रोडक्शन रिसीव्ड इन कंजम्पशन, नेगेटिव प्रोडक्शन रिसीव्ड इन प्रोडक्शन। फिर आता है नेगेटिव कंजम्पशन रिसीव्ड इन कंजम्पशन, नेगेटिव कंजम्पशन रिसीव्ड इन प्रोडक्शन। फिर पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव प्रोडक्शन रिसीव्ड इन कंजम्पशन, पॉजिटिव प्रोडक्शन रिसीव्ड इन प्रोडक्शन। फिर पॉजिटिव में कंजम्पशन वाले, पॉजिटिव कंजम्पशन रिसीव्ड इन कंजम्पशन, पॉजिटिव कंजम्पशन रिसीव्ड इन प्रोडक्शन। टोटल 8 एग्जांपल में आपको याद रखना है बेटा, और ये चार सारे आपको याद रखने, पेपर में आने के लिए बहुत हाई चांसेस। ठीक है, अभी काम करो तुम, ये भी करवा देता हूं, फिर अपन इसको यहां पे खत्म करते हैं, फिर आप इसे नोट करना। ठीक है, अब देखो, अब लास्ट पॉइंट बताता हूं कि एक्सटर्नैलिटी की वजह से, अब देखना ऑनलाइन वाले बच्चे, बेटा एक्सटर्नैलिटी की वजह से अब मैं बता रहा हूं मार्केट फेलियर होता कैसे है। एक्सटर्नैलिटी कॉज इनएफिशिएंसीज, और उसकी वजह से क्या होता है बेटा? मार्केट फेलियर। अब देखो, हाँ नेगेटिव की बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं है इनएफिशिएंसी, नेगेटिव वाली इनएफिशिएंसी क्रिएट करेगी, पॉजिटिव वाली एफिशिएंसी भी ला सकती है। तो मैं दोनों का एग्जांपल देता हूं कैसे पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट करते हैं। अब आपको बहुत क्लियरिटी समझ आएगी। दिव्यम इस एग्जांपल को समझो बेटा, मैं एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट। अब देखो, पहले मैं ना कॉस्ट की बात करता हूं, मैं ले रहा हूं एग्जांपल नंबर 1। ठीक है आदि भाई, एग्जांपल नंबर 1, और इसमें मैं किसकी बात करूंगा? नेगेटिव वैल्यू की, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। अब सुनो ध्यान से बेटा, मान लीजिए ये एक इंडस्ट्री है और ये स्टील की इंडस्ट्री है। ठीक है, स्टील बना रही है। अब जब ये स्टील बना रही है, ये कोई भी प्रोडक्ट बना रही है, लेट्स अज्यूम, तो ये क्या कर रही है बेटा? एयर पोल्यूशन कर रही है। ये क्या कर रही है? वाटर पोल्यूशन भी कर रही होगी, नॉइज पोल्यूशन भी कर, मतलब बहुत सारी चीजें कर रही होंगी। अब देखो होता क्या, मान लीजिए इसने अपना प्रोडक्ट बना लिया, मान लो 1 किलो स्टील बनाया उसने। अब ये क्या करेगा? जो इसका ओनर है वो कहेगा देखो, मुझे 1 किलो स्टील बनाने की कॉस्ट निकालनी। ठीक है, तो ये बताया क्या बोलेगा? ये बोलेगा भाई देखो, 1 किलो जो मैंने स्टील बनाया ना, उसकी जो कॉस्ट ऑफ स्टील है, इसमें क्या क्या लेगा? रॉ मटेरियल, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रेंटल चार्जेस, सारे एक्सपेंसिव ले लिए, और कॉस्ट ऑफ स्टील इसने निकाली मान लो 100 रुपए।
1 kg का बता रहा हूं, ठीक है बेटा। जो कॉस्ट आपको गुड्स को बनाने में लगती है इस चैप्टर में, इसे बोलते हैं प्राइवेट कॉस्ट। क्या बोलते हैं? प्राइवेट कॉस्ट, ठीक है। लेकिन क्या इसने सोसाइटी को कोई कॉस्ट नहीं दी? ये तो प्राइवेट कॉस्ट है जो इसके लिए भाई, इससे एनवायरमेंट को भी तो कॉस्ट दी ना। तो एक होती है जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट, यही नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है। यही क्या है? नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। अब सुनो, लेट्स अज्यूम, इसे मनी में कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, बट लेट्स अज्यूम इसने 1 किलो स्टील में जो एयर और वाटर पोल्यूशन करके सोसाइटी को एक्सटर्नल कॉस्ट दी, मान लो वो थी 50 रुपए। क्या थी बेटा? 50 रुपए। ये ना हम ऐसे लिख लेते हैं, ये है इन्वायरमेंट की कॉस्ट। क्या है ये? इन्वायरमेंट की। और इसे इस चैप्टर में बोलते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट, जो एक्सटर्नलिटी होती है। क्या है? एक्सटर्नल कॉस्ट। और बेटा जब आप इन दोनों को मिलाते हो, तो पता है आपको क्या बनता है? तो आपको एक मस्त चीज बनती है। ये बन गया क्या? ये तो टोटल आ गया यहाँ पे। टोटल कितना है आदि? 150। इसे इकोनॉमिक्स में बोलते हैं बेटा सोशल कॉस्ट। क्या बोलते हैं? सोशल कॉस्ट का मतलब क्या है? सोशल कॉस्ट का मतलब है वो फाइनल कॉस्ट जो आपको गुड्स को बनाने में लगी, साथ ही साथ जितना आपने एनवायरमेंट को हार्म करा। अब देखो, सोशल कॉस्ट, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अगर आप इस ओनर के पर्सपेक्टिव से सोचो तो इसकी कॉस्ट क्या लगी होगी? प्राइवेट, एक्सटर्नल या सोशल? प्राइवेट। अगर मैं इससे पूछूं भाई तुझे 1 किलो स्टील बनाने में कितना पैसा लग रहा है, तो ये तो हमेशा प्राइवेट कॉस्ट को कंसिडर करेगा ना, क्योंकि इसकी जेब से इन्वायरमेंट वाली कॉस्ट तो जा नहीं रही अभी के लिए। अभी मतलब गवर्नमेंट कुछ है नहीं, मार्केट अकेला प्राइवेट प्लेयर है, तो क्योंकि इसकी जेब से एक्सटर्नल कॉस्ट 50 रुपए नहीं जा रही, तो ये कहता है कि भैया मुझे तो स्टील बनाने में 100 रुपए लगते हैं। मतलब इसने क्या करा, ध्यान से सुनना। अगर आप इससे पूछो भाई 1 किलो स्टील बनाने में क्या लगता है, तो बोलेगा स्टील बनाने में 1 kg मेरी जो कॉस्ट आती है, बेटा कॉस्ट कितनी आती है? 100 रुपए। लेकिन आप खुद दिल पे हाथ रख के बताओ, एक्चुअली 100 रुपए तो इसकी प्राइमरी कॉस्ट है, प्राइवेट वाली। बेटा ये इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल कॉस्ट भी तो रहा है 50 रुपए। तो एक्चुअल में जो एक्चुअल 1 kg स्टील की कॉस्ट है, एक्चुअल वाली, मतलब इंक्लूडिंग एक्सटर्नलिटी वो कितनी है? 150। लेकिन ये कितनी कॉस्ट मान रहा है? मतलब इसने अपनी कॉस्ट को अंडर एस्टिमेट कर लिया। क्या कर लिया? अंडर एस्टिमेट। अब जब ये कॉस्ट को कम कंसीडर कर रहा है तो इसके प्रॉफिट्स कम होंगे बेटा, ज्यादा होंगे। और प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो कह रहे सही तो है, 100 रुपए में बन रहा है, 500 में बेच रहा हूं, और अब बढ़िया भाई बढ़िया, प्रॉफिट इतना ज्यादा हो रहा है। ये स्टील का क्या करेगा? ओवर प्रोडक्शन। क्या करेगा? ओवर प्रोडक्शन। ऐसे मार्केट फेलियर हो जाता है। अब आप बोलोगे सर इसे ठीक कैसे करें? अब अगले चैप्टर में बताऊंगा इसे ठीक करने का तरीका क्या है। अब सरकार पता क्या कहती है, जो आपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हार्म दिया, हम उतनी आप पे पेनल्टी लगा देंगे। अब देख क्या होगा पेनल्टी लगाने से? 100 रुपए तो इसकी प्राइवेट कॉस्ट वाली थी, एनवायरमेंट की कॉस्ट पहले दे ही रहा था तो ये कंसिडर नहीं कर रहा था, लेकिन अब तो सरकार को पेनल्टी देगा 50 रुपए। तो अब इसकी कॉस्ट कितनी है? 150। अब इसकी कॉस्ट बढ़ गई तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम। अब ये जो पहले ओवर प्रोडक्शन कर था, ये प्रोडक्शन थोड़ा कम कर देगा अपने आप, स्टेबल हो जाएगी। तो सरकार क्या, अब अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, सरकार कहती है जो एनवायरमेंट की कॉस्ट है ना, जिसे कंसिडर नहीं कर रहे, हम उसे कंसिडर करवा देंगे बाय यूजिंग पेनल्टीज, पॉल्यूशन करने की। ऐसे ठीक करते हैं अपने आप, फिर वो जो गुड्स है वो अपने आप कंट्रोल में प्रोड्यूस होंगे ना, क्योंकि कॉस्ट बढ़ने लग गई है। पहले आप इस कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते थे। क्या ये बात समझ आई? ऑनलाइन वाले बच्चों बेटा, दिव्यम, महक, समर, सोनम, आरुष, आरती, राशि, भूमि, चेतन, सारे बच्चे, युग, क्या बेटा ये बात समझ आई? अभी के लिए मैं ठीक कैसे करते हैं वो नहीं बता रहा, मैंने बस बताया नेगेटिव एक्सटर्नलिटी कैसे मार्केट फेलियर करती है। बेटा एक प्रोड्यूसर कभी भी सोशल कॉस्ट को कंसिडर नहीं करता, वो सिर्फ कौन सी कॉस्ट देता है? प्राइवेट कॉस्ट। क्योंकि वो एक्सटर्नल कॉस्ट को एक्सक्लूड कर देता है तो उसकी कॉस्ट कम लग जाती है, अंडर एस्टिमेट, जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। और वो कहता है प्रॉफिट ज्यादा हो रहे हैं, तो वैसे उसका क्या करता है? ओवर प्रोडक्शन कर देता, विच लीड्स टू मार्केट फेलियर। सर जो व्हीकल्स होते हैं ऊपर भी पॉल्यूशन लगता है बेटा, बिल्कुल। आप याद करो जब आप स्कूटी चलाते हो तो स्कूटी का पॉल्यूशन नहीं बनाते, बनाते हो ना? तो सरकार क्या कहती है, सरकार आपको जानबूझ के 100 रुपए की हर महीने फीस, 2-3 महीने का बनता है ना, हर 2-3 महीने में 100 रुपए की फीस डाल दी है ताकि आप उस एक्सटर्नल कॉस्ट को भी कंसिडर करो।
पोल्यूशन को उन्होंने डायरेक्टली मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट कर दिया ना। तो ऐसे होता है। ठीक है, एक बार मीटिंग रीजॉइन करना, फिर मैं इसका उल्टा एग्जांपल पॉजिटिव का भी दूंगा, फिर मैं समझा के आपको नोट करने दूंगा बस। आदि भाई समझ आया ना? बस थोड़ा सा ये टॉपिक एक्सटर्नैलिटी वाला बढ़िया है, कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चा थोड़ा फोकस से सुनेगा तो ही समझ पाता है। एग्जाम्पल 2। अब एग्जाम्पल 2 किसका है बेटा? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। अब ये लेते हैं। कि भाई जो एक्सटर्नैलिटी है वो मार्केट फेलियर कैसे करता है। तो पहला नेगेटिव वाला तो समझ आ गया, वो हार्मफुल गुड्स का ओवर प्रोडक्शन करवा देता है, क्योंकि एक्सटर्नल कॉस्ट को हम लेते नहीं है, तो कॉस्ट कम कंसीडर कर लेते हैं, प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है, ओवर प्रोडक्शन। अब पॉजिटिव का बता रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो, इसमें मैं किसी और की बात क्या करूं, मैं अपनी बात करूं। बेटा मैं ना, तो आपको पता है जैसे टीचिंग मेरा पैशन है, प्रोफेशन, तो मैं जो है ये मान लो ये आपके रोड सर, अब मैं जो है वो पढ़ाता हूँ भाई, पढ़ाता हूँ, पढ़ाना पसंद है। मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं टेक्निकली आपको एक बेनिफिट दे रहा हूं, उसके बदले मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, उसके बदले मुझे पैसे मिल रहे हैं। अच्छा ये पैसे मुझे मिल रहे हैं ना, जेब में आ रहे हैं मेरे, इसलिए मेरा घर चल रहा है। तो ये जो मैंने कमाया आपको बढ़ा के, ये हो गया सारा का सारा मेरा ट्यूशन से आने वाला रेवेन्यू, ये मेरी ट्यूशन की इनकम है। मान लो वो इनकम है 100 रुपए। कितना है? 100 रुपए। इसे मैं बोलूंगा प्राइवेट बेनिफिट। क्या बोलूंगा? ये वो बेनिफिट है जो मुझे मिल रहा है। अच्छा जी, आपको पता है मैं ना संडे संडे अभी यहां से जाने के बाद 4 बजे मैं एक एनजीओ में एंगेज हूँ। अंसारी नगर एरिया है एम्स के सामने, वहां पे एक एनजीओ है, एक मैम है, डॉक्टर है, उनका एनजीओ चलता है। वो 8th क्लास तक बच्चों को पढ़ाती है, सारे बच्चों को, काइंड ऑफ स्कूल है वो एक तरह का, और सारे बच्चों को पढ़ाती है, एक्टिविटीज कराती है, बहुत सारी चीजें जो जिनके मम्मी पापा नहीं होते या बहुत पुअर होते हैं, पॉवर्टी लाइन से लोग, उनको। तो वहां पे मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, एक मैथ्स और एक ड्राइंग, 8th क्लास के बच्चों और उनसे नीचे। ड्राइंग तो तुम्हें पता ही है, देखो स्किल देख रहे हो तुम मेरी। तो तो अभी मेरी 4 बजे वहीं क्लास, ठीक है। अभी बात बताओ, उसके में कोई मैं पैसे चार्ज करता हूँ? क्या मुझे उससे कोई रेवेन्यू आता है? नहीं। मतलब आपको जो पढ़ाता हूं मैं पैसे कमाने के लिए, वो तो मेरा प्राइवेट बेनिफिट है, उससे तो मुझे पैसा आ रहा है ना। अच्छा मैं एक सोसाइटी को भी बेनिफिट दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं बेटा? सोसाइटी को बेनिफिट। लेट्स अज्यूम मुझे मॉनेटरी टर्म में आता नहीं कुछ, मान लो वो बेनिफिट 50 रुपए का है। लेट्स अज्यूम मैं सोसाइटी को बेनिफिट क्या दे रहा हूं? 50 रुपए का। ये कौन सा बेनिफिट है? ये है एक्सटर्नल बेनिफिट। ये क्या है बेटा? ये मेरी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी ना, मैं सोसाइटी को दे रहा हूं, तो दिस इज माई एक्सटर्नल बेनिफिट। और इन दोनों को जब मैं मिलाऊंगा, तो अगर एक बात बताओ, जो इनकम जो बेनिफिट मैं आप लोगों से रिसीव कर रहा हूं और जो बेनिफिट मैं सोसाइटी को प्रोवाइड करके रिसीव कर रहा हूं, टोटल बेनिफिट में कितना दे रहा हूं? टोटल बेनिफिट 150 का। ये पता है क्या है? सोशल बेनिफिट। ये क्या है? अब वापस से वही चीज रिपीट हो रही है। देखो पता है क्या होगा, जब मुझसे कोई पूछेगा कि भाई ट्यूशन पढ़ाने की वजह से वो कितना पैसा मिलता है, तो बेटा मैं अपने इनकम को, अपने बेनिफिट को कितना कंसिडर करूंगा? 100। कितना कंसिडर करूंगा? 100। मैं उस एक्सटर्नल बेनिफिट को नहीं कंसिडर करूंगा जो मैं फ्री में बच्चों को पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे मॉनेटरी टर्म में कुछ मिल नहीं रहा ना, तो मैं कहूंगा 100 ही मिलता है, वो 50 थोड़ी काउंट करूंगा। लेकिन जो बेनिफिट मैं एक्चुअल में प्रोवाइड कर रहा हूं सोसाइटी को, 100 रुपए का तो तुम्हें कर रहा हूं, 50 रुपए का उन्हें भी तो बेनिफिट कर रहा हूं। 50 मतलब एक्चुअल में, सॉरी, 150 कर रहा हूं। तो मैंने अपने बेनिफिट को क्या कर लिया? अंडर एस्टिमेट।
बेनिफिट को क्या कर लिया बेटा, अंडर एस्टिमेट, जिसकी वजह से मैं करूंगा अंडर प्रोडक्शन। मैं कहूंगा यार इतना बेनिफिट ही नहीं हो रहा, अब क्या करूं यार, जब बेनिफिट ही नहीं हो रहा तो क्या करूं यार, ठीक है इतना ही पढ़ता हूं। लेकिन अगर सरकार, अब देखो ठीक करने के लिए, अगर सरकार मुझे बोले कि देखो रोहित, आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं 100 रुपए आपको मिल रहा है ना, ले लो। आप जो एनजीओ में गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हो, क्या काम करो सोसाइटी को, ये 50 रुपए हम आपको देंगे, 50 रुपए हमारी तरफ से, तो मेरी जेब में कितना आएगा, 150। अब मैं मोटिवेट हूँ, मैं कहूंगा यार ये तो 50 रुपए और मिल रहे हैं, मतलब अगर मैं एक और एनजीओ में एक और गरीब बच्चों को पढ़ाऊंगा तो मुझे और पैसा मिलेगा, बेनिफिट बढ़ जाएगा। तो मैं फिर क्या करूंगा, ऐसे जिनका मैं अंडर प्रोडक्शन कर रहा था, अब उनकी प्रोडक्शन क्या करूंगा, ज्यादा, और मैं सोसाइटी को ज्यादा बेनिफिट दूंगा। समझ आई बात। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि दोनों साइड, चाहे कॉस्ट हो चाहे बेनिफिट, हम सिर्फ कंसीडर करते हैं प्राइवेट वाला, हम कभी सोशल कॉस्ट या सोशल बेनिफिट को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वो एक्सटर्नल कॉस्ट और एक्सटर्नैलिटी वाला पार्ट है, वो इग्नोर होता है हमेशा। इसी वजह से हार्मफुल गुड्स का ओवर प्रोडक्शन होता है और बेनिफिशियल गुड्स का अंडर प्रोडक्शन। लेकिन अगर सरकार किसी तरीके से वो एक्सटर्नल कॉस्ट और एक्सटर्नल बेनिफिट को ऐड करवा दे और प्राइवेट की जगह हमें सोशल कॉस्ट या सोशल बेनिफिट इंक्लूड करवा दे, तो हम गुड्स का सही प्रोडक्शन करेंगे ऑप्टिमम लेवल। क्या ये बात समझ आई? ऑनलाइन वाले बच्चों, बेटा आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। अब यही चीज मैंने यहां लिखी है, आपको एग्जाम्पल नोट नहीं करना, आपको जो मैंने अभी अच्छा वाला बनाया वो नोट करना, ठीक है, ये मत करना। महक बेटा क्लियर है ना? अब देखो यही यहाँ पे बोला हुआ है, जल्दी से रीड कराओ और फिर आप लिखोगे क्लास खत्म। ठीक है, ये मेरे को मेरा मन कर रहा है आपको अभी लिखवा दूं, ताकि आपके अभी दिमाग में थोड़ा बैठ जाए। अब देखो बेटा, एक्सटर्नल कॉस्ट जो होता है, क्या वो अकाउंट होता है? एक्सटर्नल कॉस्ट को हम लेते थे, नॉट अकाउंटेड इन मार्केट। भाई इससे प्राइस पूछोगे तो ये तो 100 रुपए ही बताएगा ना, ये 150 थोड़ी बोलेगा, एक्सटर्नल कॉस्ट को नहीं लेता। जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, ना ना ना, उसमें ओवर हो रहा था, नेगेटिव वाले में तो ओवर हो रहा था ना, इस वाले में ओवर होगा। तो एक्सटर्नल कॉस्ट को हम लेते नहीं है मार्केट प्राइस में, जिससे कॉस्ट क्या हो जाता है, कम, प्रॉफिट बढ़ जाता है। और आप हार्मफुल गुड्स का क्या करते हो, इसी तरह हम एक्सटर्नल बेनिफिट को भी अकाउंट नहीं करते मार्केट प्राइस में, जिसकी वजह से अच्छे गुड्स का क्या हो जाता है, अंडर प्रोडक्शन। फिर यहां पे मैंने एक चीज बता दी बेटा, प्राइवेट कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट फेस बाय प्रोड्यूसर और कंज्यूमर डायरेक्टली इन्वॉल्व, directly involved in the transaction. In case of a producer, his private cost includes direct cost of labor, material, energy and other indirect overheads. लेकिन सोशल कॉस्ट क्या होता है, सोशल कॉस्ट बेटा जितनी भी प्राइवेट है उसमें ऐड कर दो क्या, एक्सटर्नल, तो वो सोशल में जाएगी। सोशल कॉस्ट होती है वो टोटल कॉस्ट जो आप सोसाइटी को काउंट कर रहे हो फॉर प्रोडक्शन या कंजम्पशन। इसमें प्राइवेट कॉस्ट के साथ साथ जो एक्सटर्नल बेनिफिट या कॉस्ट है वो भी आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो मतलब मेन तो यही है कि भाई आप कॉस्ट को अकाउंट नहीं करते जिससे ओवर प्रोडक्शन होता है, बेनिफिट को अकाउंट नहीं करते जिससे अंडर प्रोडक्शन। दैट्स इट। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो यहां से। अच्छा मार्केट फेलियर, चलो भाई एक एक करके थोड़ा जल्दी लिखना, साथ में लिखना, क्योंकि मैं थोड़ा शिफ्टिंग करवाऊंगा। आरती राशि बेटा क्लियर है, भूमिक चेतन, महक समर्थ सोनम, युग देवव्रत, जल्दी से बेटा आप लिखना स्टार्ट करेंगे। सर ग्रुप में नोट्स भेज दो, ग्रुप में नोट्स भेज दो क्या यार, है ना शफल करके आएगा फिर। चलो मैं एक मिनट रुकना, फिर आप नोट करना स्टार्ट करो, मैं शफल करके भेज देता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है मार्केट फेलियर, ठीक है। उसके बाद आप बनाओगे वाई डू मार्केट फेलियर का चार्ट, 4 पॉइंट। उसके बाद स्टार्ट करोगे पहले पॉइंट से, और पहले पॉइंट में जैसे मैंने लिखवाया वैसा एग्जाम्पल लिखोगे ये। फिर आप लिखोगे बुक का एक्सप्लेनेशन, ये बहुत बढ़िया। फिर आएगा एक्सटर्नैलिटीज, एक्सटर्नैलिटीज में आपको बस यही लिखना है सीधा, बेटा जिस ऑर्डर में भेज रहा हूं ना उसी तरीके से नोट करना है बिल्कुल, ठीक है। ये हो गया एक्सटर्नैलिटीज। उसके बाद
उसके बाद टाइप्स वाला चार्ट, इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे हाउ एक्सटर्नैलिटीज कॉज इनएफिशिएंसी एंड मार्केट फेलियर। लेकिन ये एग्जांपल नोट नहीं करना जो यहाँ पे काटा हुआ है, इस हेडिंग पे पहले एग्जांपल नोट करना है, ये वाला। और फिर ये वाला। हाँ जी भाई, मैंने बेटा पूरा फोटोज भेज दिया है, मैं दिखा भी रहा हूँ। ऑल्दो मैंने सोचा था चैप्टर खत्म करेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलो। लिखना भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको ना ये दोबारा अभी पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज आप पूरा कंफ्यूज कर दोगे। और बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिल्कुल परेशानी मत लेना, क्योंकि बेटा हमें कुछ याद नहीं करना, हमें तो भाई सिर्फ और सिर्फ समझना है, ताकि जब क्वेश्चन आए तो हम अच्छे से डील कर पाए। आपको पूछेगा नहीं ऑटो के एग्जाम्पल दो, वो तो एग्जाम्पल देगा, आपको बस थोड़ा समझना है कि भाई बेनिफिट है या कॉस्ट, बेनिफिट है तो पॉजिटिव, कॉस्ट है तो नेगेटिव। फिर आप ना इनिशिएट प्रोडक्शन में करिए कंजम्पशन, तो प्रोडक्शन पॉजिटिव, प्रोडक्शन पॉजिटिव कंजम्पशन बनेगी। और जो रिसीवर है वो कैसे रिसीव कर रहा है, रिसीव्ड इन प्रोडक्शन या रिसीव्ड इन कंजम्पशन, बस ऐसे डिसीजन मेकिंग लेनी। फटाफट से मार्केट फेलियर की डेफिनेशन, फिर व्हाई डू मार्केट फेल, ये वाला वो बनाओ। मीटिंग लीव नहीं करनी बेटा, नोट्स कंप्लीट करके ये मीटिंग लीव करनी है। और ये कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मेरे से झूठ वूठ बोल के कुछ होगा नहीं, आपको पता है एग्जाम है नेक्स्ट मंथ, हो गया बस, जुलाई निपट गया है बस, 2-3 दिन बचे हैं जुलाई में, अगस्त आ गया, सितंबर में एग्जाम है आपके।
हाँ, चलो, मैंने किया था। ये इसके बाद ये करना था बेटा। वाई डू मार्केट फेल बनाना है, चारों पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 मार्केट और मोनोपोली पावर, और ये नोट करना है। ठीक है, पहले मैंने अपने शब्दों में समझाया हुआ है, तो कर लूंगा। वो वाला भाई हॉरिजॉन्टल में बनाना। अच्छा, ये वाला ठीक है बेटा। अगर आप आगे कर रहे हो, ये तो बना लेना, ये वाला हॉरिजॉन्टल में बनेगा। और प्लीज थोड़ा स्पेस देख लेना, क्योंकि मुझसे भी पूरा नहीं बन पाया था। तो थोड़ा देख के चलना, जैसे भी आपको ठीक लगे। या तो आप ऐसे कर सकते हो, 2 पेज का बड़ा कर लो। दो पे वर्टिकली रखो, 2 पेज, एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव, ऐसे भी कर सकते हो। अभी पहले तो ये करो, मार्केट और मोनोपोली पावर। ये नोट हो जाए प्लीज, एक बार मैं चैट पे मैसेज कर देना।
मार्जिनल के बाद क्या लिखा है सर सेकंड? बेटा मार्जिनल, मार्जिनल कहाँ लिखा है यार? मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आप करेंगे एक्सटर्नैलिटी। एक सेकंड, हाँ, नेक्स्ट ये नोट करना है एक्सटर्नैलिटी जल्दी से। हाँ, इनिशिएटेड। सर एक और क्लास है अभी, नहीं नहीं भाई, श्री ऑलरेडी बना हुआ है। रेसिप्रोकल के नीचे क्या लिखा है? नहीं भाई, अब कोई क्लास नहीं है, बस नोटिंग ही करनी है। ये बेटा नॉर्मल सर बनाना है, ये वाला हॉरिजॉन्टल या ऐसा बनाना है जो आपको सही लग रहा है, जिसमें आप सारा निकाल दो। जैसे आदि भाई ने 2 पेजेस को मिला के वर्टिकली बना रहे, तो आप देख लेना ऐसे ऐसे बनाना जिससे सारा बन जाए। ये हो गया नोट। ये तो नॉर्मल लिखना था भाई।
चलिए बेटा एक काम करना, ये वाला, उसके बाद ये एग्जाम्पल और ये लिखना, ये तीनों आप जो है होमवर्क में करके ले आना। कल क्लास है, मैंने फोटोज पूरी इसी ऑर्डर में भेज दी ग्रुप पे, आप एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास कल मिलते हैं। कल हमारी दो क्लास है, एक तो अपनी नॉर्मल और एक 2 बजे वाली, और कल हम ये चैप्टर जो है आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके सर, चलिए थैंक यू सो मच बेटा, टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास। सर इसे ये जो कर कटा कर हुआ आना ढंग से, एग्जाम्पल पहले मैंने बता लिखा रहा था हूँ। ना बाय बाय। सर,